ट्वेल्थ क्लास का जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है जिसकी वेटेज 100 मार्क्स की है, जिसमें 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है बोर्ड का। अब इस 80 मार्क्स में 40 मार्क्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है और 40 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमी होती है। ये मैक्रो इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी दोनों का किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक अलग बेस पे चलती है, इंडियन इकोनॉमी अलग बेस पे चलती है। मैक्रो इकोनॉमिक जहां पूरी तरीके से फैक्ट्स पे नहीं बेस्ड होती, ये लॉजिक्स पे बेस्ड होती है। वहीं इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से लॉजिक पे बेस्ड नहीं होती, ये फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। जहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको हर आंसर का कुछ ना कुछ लॉजिक्स निकाल सकते हो कि भाई ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। वहीं इंडियन इकोनॉमी में जरूरी नहीं है कि आपके पास हर चीज का लॉजिक हो, वहां पे फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पे बात की जाती है। तो आज हम इंडियन इकोनॉमी पे ही बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ के हम पूरी इंडियन इकोनॉमी को कवर कर सकते हैं, जो कि हमारी 40 मार्क्स की आने वाली है। कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज का एक मेन और कॉमन सब्जेक्ट है जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स में अक्सर हमने देखा है कि लोगों की बैक ज्यादा आती है या इसमें उतने नंबर नहीं आ पाते जितने नंबर बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये अदर सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग है। अगर हम बिजनेस स्टडीज की बात करें तो वहां पे हेडिंग्स याद कर करके आप नंबर ले सकते हो। अकाउंटेंसी में कुछ ना कुछ लॉजिक आगे पीछे लगा के नंबर ले सकते हो, या हिस्ट्री या हिंदी या इंग्लिश, ये सब तरीके की एक लैंग्वेज है। लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको चीजें याद नहीं करनी, इकोनॉमिक्स में जो पूछा गया है आपको वही आंसर देना होता है। ऐसे ही आज हम इंडियन इकोनॉमी को सीखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में आप कौन से आंसर किस तरीके से लिखें जिसके लिखने से हमारे मार्क्स की वेटेज बढ़ जाए। अगर मैं मार्क्स की वेटेज की बात करूं तो 40 मार्क्स की आपकी इंडियन इकोनॉमी आएगी, जिसमें 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, बाकी रिमेनिंग 30 मार्क्स के 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 4 नंबर के और 6 नंबर के, जिसमें आपकी 6 नंबर में केस स्टडीज भी हो सकती है जो कि ऑप्शनल में होगी। तो चलिए अब आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी कैसे है, सबसे पहले इसको देखना है। इंडियन इकोनॉमी में आपके पास जो भी बुक होगी, चाहे टीआर जैन हो या फिर अदर कोई भी बुक अगर आपके पास है, तो उसको आपको पहले थ्रू आउटली पूरा रीड करना है। उसका कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना, कोई अगर ब्लॉक दे रखा है किसी कोने पे तो उसे भी रीड करना है। देन उसके बाद आपको एमसीक्यूज देखने हैं जो पीछे दे रखे हैं। देन उसके बाद रीजन बेस्ड देखने हैं, देन एनालाइज वाले क्वेश्चन देखने हैं एंड हॉट्स एंड एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। इन दिक्कत इकोनॉमिक्स में ये आती है कि हमें क्वेश्चन एक्चुअल में रीड होता नहीं है। हमारे पास आंसर तो होता है लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअलिटी में है क्या। तो आज यहाँ पे जो हम 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ये पूरे इंडियन इकोनॉमी को कवर कर लेगा और हमें ये पता लग जाएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो आंसर उसके बेस पे लिखना कैसा है। मैं इस चीज की तो गारंटी नहीं देता कि यही 35 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन हाँ इस चीज की तो गारंटी है कि जब क्वेश्चन पेपर आप चेक करोगे तो जो 35 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे कराऊंगा उसके आसपास ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको मिलने वाले हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन इंडिया वुमेन पार्टिसिपेशन रेट लोअर इन अर्बन एरिया देन इन द रूरल एरिया, एक्सप्लेन द वैलिड आर्गुमेंट। तो क्वेश्चन क्या है कि शहरी एरिया, अर्बन एरिया को हम शहरी एरिया बोलते हैं, रूरल एरिया को हम गांव का एरिया बोलते हैं, कि शहर के एरिया में जो वुमेन है वो ज्यादा काम नहीं करती कंपेयर टू द गांव के एरिया में। गांव के एरिया में वुमेन ज्यादा काम करती हैं। तो एक्सप्लेन विद द वैलिड आंसर, आपका वैलिड आंसर क्या है। यस ऐसा होता है। इसके कुछ आप पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट, 2 का है तो 2, 6 नंबर का है तो कोशिश करेंगे कि 4 से 5 एटलीस्ट पॉइंट वहां पे बन जाए। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है, पहला पॉइंट ये हो सकता है कि वाइडर स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि रूरल एरिया में पॉवर्टी ज्यादा होती है, गरीबी ज्यादा होती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को साथ में सपोर्ट करती है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी ज्यादा नहीं कमाता, वो फार्मिंग करता है, उसके पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, इसलिए वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है। दूसरा कारण ये होता है नॉट हाईली एजुकेटेड, क्योंकि वहां पे जो फीमेल्स होती हैं वो हाईली एजुकेटेड नहीं होती, उनके पास एजुकेशन बड़ी नहीं होती, इसलिए वो छोटे मोटे काम भी कर लेती है। किसी के घर पे बर्तन मांज लिए, किसी के घर में साफ सफाई कर ली। देन थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम कर सकते हैं वर्क फील्ड प्रीफर, जो फील्ड का वर्क होता है वो उसे प्रीफर करते हैं, लेकिन जो शहरी एरिया होता है, जो शहरी लेडीज होती हैं, शहरी वुमेन्स होती हैं, वो फील्ड का वर्क प्रीफर नहीं करती, वो ज्यादातर ऑफिस का वर्क प्रीफर करती है। ओके, देन आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। Stimulating the public mode of transport may lead to promote the sustainable development. Explain with a valid argument. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब सरकारी बसें, सरकारी ट्रेन, सरकारी ट्रांसपोर्ट स्टिमुलेट करता है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बोलता है कि आज जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनका ऐसे इस्तेमाल करो कि आने वाले फ्यूचर में उसकी कमी ना रहे। फॉर एग्जाम्पल वाटर, हम कहते हैं कि पानी को बचा के चलो, वरना आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद। तो ये बोल रहे हैं कि पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो कंपेयर टू पर्सनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो क्या उससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है, हाँ जी बिल्कुल कर पा रहे हैं।
तो आपको लिखना कैसे आंसर, सबसे पहले यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद आपको पॉइंट लिखने हैं। हाँ जी, क्या क्या पॉइंट से बेनिफिट्स हो सकता है। पहला, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करोगे तो अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं करोगे, इससे क्या आपकी कॉस्ट बचेगी। सेकंड, सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन कम होगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही सारे लोग ट्रैवल करने लगे तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कम हो जाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन कम होगा। अगर नॉइज पोल्यूशन कम होगा तो एक पोल्यूशन और है जिसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। यहाँ पर एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सड़क पे जो सड़कें हैं उन पे जो ट्रांसपोर्टेशन चलेगी वो कैसी चलेगी, कम चलेगी। एंड फोर्थ, नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे पेट्रोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, वो कम इस्तेमाल होगा। क्योंकि पेट्रोल के रेट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी सप्लाई कम है और इसकी डिमांड ज्यादा है। देन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन हाउ बायोकंपोजिटिंग कैन बी हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि बायोकंपोजिटिंग मतलब हम ऐसी चीजें बनाएं जो बायोकंपोजिटिंग हो जाए, मतलब मिट्टी में डाले तो वो खत्म हो जाए। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक बायोकंपोजिटिंग नहीं है, अगर आप उसे मिट्टी में डालते हो तो वो खत्म नहीं होता, आप उसे 100 साल बाद निकालोगे वो वैसे का वैसे ही निकलेगा, है ना। तो इसमें पहला क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, इट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द सॉइल। अगर हम ऐसे गुड्स बनाएंगे जो बायोकंपोजिटिंग होगा तो इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ द सॉइल, तो सॉइल डैमेज नहीं होगी। हालांकि प्लास्टिक और पन्नी से सॉइल डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और होती भी है। सेकंड, हेल्थियर ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर हम ऐसी चीजें बनाएंगे जिससे हमारी सॉइल अच्छी हो रही है तो सॉइल के बेस पे प्लांट उगता है, तो आपकी जो प्लांट है वो अच्छा रहेगा। थर्ड, सॉइल इरोजन। सॉइल का इरोजन रहेगा, मतलब सॉइल के पार्टिकल जिंदा रहेंगे जिसके बेस पे सॉइल चीजों को जनरेट करता है, चीजों को आगे बढ़ाता है। फोर्थ क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेनियन इन चाइना। पहले इस टॉपिक को समझते हैं क्या है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब होता है कि एक टाइम चाइना में ऐसा आया था कि जहां पर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। अब इसके होने से चाइना की लाइफ पे या उसकी कंट्री पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहला, स्टार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया। अब लोग इंडस्ट्री की तरफ मूव तो करने लगे लेकिन वहां पे इंडस्ट्री अभी सेटअप नहीं हुई थी, जो कि बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज के टाइम पे चाइना ने सारी चीजें ऐसी सेटअप कर ली है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री बन चुका है। सेकंड, एग्रीकल्चर शिफ्ट हो चुका था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर क्या था, फूड स्टोरेज को सप्लाई करता था और चाइना में फूड स्टोरेज की कमी होने लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वहां पे फूड की कमी हुई और उनकी डेथ हुई या उनकी हेल्थ में दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। इस डाटा बेस्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, हम उस सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन चाइना। क्वेश्चन है, देन इंडिया की पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट हुई है वो 1.2% हुई है 2015 में फॉर एग्जांपल, एंड चाइना की हुई है 0.5%। ओके, अब इसके बेस पे हमें आंसर लिखना है। कई बार क्या होता है जब ये डाटाबेस क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन पूछते नहीं है, आप ही को इसके बेस पे आंसर लिखना पड़ता है। तो इसके आंसर आपको 3 प्रकार से लिखने हैं। पहला तो आपको बताना है फैक्ट, दूसरा आपको बताना है रीजन और तीसरा आपको बताना है इम्पैक्ट। तो फैक्ट क्या होता है, फैक्ट होता है डाटा को एक्सप्लेन करना। भाई फैक्ट ये बोलता है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी है कंपेयर टू चाइना। इंडिया की बढ़ी है 1.5% और चाइना की बढ़ी है 0.5%। पहला तो हो गया फैक्ट। दूसरा होता है रीजन कि ऐसा हुआ क्यों है। चाइना 1 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करता है लेकिन इंडिया 1 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, इसीलिए उनकी पॉपुलेशन कम बढ़ी है और हमारी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी है। अब इसके होने से इम्पैक्ट क्या होगा, इसके होने से इम्पैक्ट ये होगा कि चाइना की जो जीडीपी है वो हमसे तेजी से बढ़ी है, क्योंकि जिस भी देश की पॉपुलेशन ज्यादा होती है उस देश को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए चाइना की जो जीडीपी है हमसे तेजी से बढ़ी है और इंडिया की जीडीपी स्लो है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट इंपैक्ट्स आर हाई। सबसे पहले समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या और क्वेश्चन का मतलब क्या है। कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नई नई चीजों को हासिल करने के चक्कर में कहीं हम अपना एनवायरनमेंट नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पहुंचा रहे, कहीं हम अपना एनवायरनमेंट तो खराब नहीं कर रहे। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है किसी एक चीज को पाने के चक्कर में आपको दूसरी चीज पे नुकसान करना पड़े। ठीक है, ऐसा हो रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पूरे करने के चक्कर में हमारा जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो रहा है। फॉर एग्जांपल आने वाले समय में या अभी के समय में धीरे धीरे जो हमारे ऑफिसेज हैं, हमारे स्कूल हैं, हमारे कॉलेजेस हैं बढ़ रहे हैं और कॉलेजेस में, स्कूल में, ऑफिसेज में, घरों में फर्नीचर की नीड होती है और फर्नीचर किससे बनता है, लकड़ी से। अब ये अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करने के चक्कर में हमें अपनी लकड़ियां मतलब पेड़ काटने पड़ रहे हैं, डिफॉरेस्टाइजेशन करना पड़ रहा है, कटिंग ऑफ ट्री करना पड़ रहा है, जिससे हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारा एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी इम्पैक्ट पड़ रहा है।
इस इम्पैक्ट की वजह से हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ग्लेशियर पिघल के पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बहुत सारे इम्पैक्ट ऐसे पड़ रहे हैं। तो आंसर 2 पॉइंट में लिखना है या फिर 3 पॉइंट में बन सकते हैं। पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। रिसोर्सेज यहाँ पे वाटर ले सकते हो, पेट्रोल ले सकते हो, पेट्रोल भी हमारे देश से या वर्ल्ड से खत्म होता चला जा रहा है, मिनरल ऑयल्स खत्म होते चले जा रहे हैं। दूसरा है ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं, पेड़ खत्म हो रहे हैं, पेट्रोल का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इन्वायरमेंट खराब होता चला जा रहा है। ओके, देन 7th क्वेश्चन, डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इनफॉर्मल सेक्टर्स, कि इनफॉर्मल सेक्टर के होने से कौन कौन सी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहली बात, पहला इनफॉर्मल और फॉर्मल के बीच डिफरेंस। फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है कि जहां पर आप जॉब करते हो और आपको रेगुलर बेस पे मंथली इनकम मिलती है, आपको प्रोविडेंट फंड कटता है, आपको ग्रेजुटी मिलती है, आपको पेंशन मिलता है, जहां पे आप नॉर्मल जॉब करते हो। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे आप रेगुलर बेस पे काम नहीं कर रहे। ऐसा मान लीजिए आप सीजनल बेस पे काम कर रहे हैं कि भाई कोई पेंटर है जिसको पेंट का काम मिलता है तब जब होली दिवाली होती है या फिर कोई नया फेस्टिवल होता है, या फिर किसी का मूंगफली का काम है, वो सीजनल बेस्ड होता है, वो सर्दियों के बेस पे होता है, उसे बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर होने से क्या क्या दिक्कतें हैं। तो पहली दिक्कत, डू नॉट गेट द रेगुलर वर्क, आपको रेगुलर वर्क नहीं मिलता, आपको वर्क ढूंढना पड़ता है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर वालों को रेगुलर वर्क मिलता है, पूरे साल का मिलता है। सेकेंड पॉइंट, नेशनल इनकम कंट्रीब्यूशन वेरी लो, इनफॉर्मल सेक्टर वाले जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं वो कम कर पाते हैं, लेकिन फॉर्मल सेक्टर वाले ज्यादा कर पाते हैं। थर्ड, लेस एजुकेटेड, इनफॉर्मल सेक्टर वाले देखा गया है कि वो लेस एजुकेटेड होते हैं, इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं। जैसे मजदूर हो गया, मजदूर कहीं पे भी काम करते हैं, वो वेजेस के बेस पे काम करते हैं, सैलरी के बेस पे काम नहीं करते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द रिसोर्सेज। सबसे पहले समझते हैं कि एनवायरमेंटल क्राइसिस है क्या। तो सबसे पहले आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है कि एनवायरमेंटल होता क्या है। एनवायरमेंटल वो चीज होती है जो आपके सराउंडिंग होती है, आपके आसपास होती है। एनवायरमेंटल क्राइसिस के होने से क्या इंपैक्ट पड़ा है। एनवायरमेंटल क्राइसिस का मतलब है कि जहां पे आपको ज्योग्राफिकल एरिया स्ट्रेस्ड हो चुका है, मतलब अब वहां पे इंसान का रह पाना मुश्किल हो चुका है, वहां पे अब चीजें खराब हो चुकी हैं। उसका कोई भी रीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अंटार्कटिका, मैं अगर अंटार्कटिका का एग्जाम्पल लूँ तो वहां पे एक इंसान को रह पाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बर्फ इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से इंसान जितना रहता है वो खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। इसकी वजह से वहां पे एनवायरमेंटल क्राइसिस है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंपेयर द सेक्टर ट्रेंड टू द एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट मिलेगी, एक डाटा मिलेगा, उस डाटा को हमें कंपेयर करके बताना है, जिसके बेस पर हमें आंसर लिखना है कि फैक्ट, रीजन और इम्पैक्ट। तो पहला डाटा क्या है, पहला है 1999 2000 से लेकर 2011 और 2012 का, जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर दे रखा है, सेकेंडरी सेक्टर दे रखा है और टेरिटरी सेक्टर दे रखा है। प्राइमरी सेक्टर था पहले 16.4, सेकेंडरी था 15.8, 23.8, देन ये कन्वर्ट हुआ है 48.9, 24.3, 26.8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों ने रुझाव कम कर दिया है और वो शिफ्ट हो चुके हैं सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, टेरिटरी सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर का। तो वहां पे लोग शिफ्ट हो चुके हैं, पहला तो हो गया फैक्ट। रीजन ये हो रहा है, रीजन ये हुआ है कि लोग जो है टेक्नोलॉजी के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी जो ज्यादा इस्तेमाल की जाती है वो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में की जाती है। देन लास्ट इम्पैक्ट, इससे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट इससे पड़ेगा क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इंपॉर्टेंस कम मिली है, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड में या इंडिया में किसी भी अदर कंट्री में फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। और फूड की शॉर्टेज होना क्योंकि इंसान 100% फूड के ऊपर ही डिपेंड है। आज भी कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव इंसान को नहीं मिला है जिसके ऊपर वो फूड के ऑल्टरनेटिव का यूज कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, राम इज अ ऑनर ऑफ द सैलून एंड ही इज टेम्परेरी एब्सेंट फ्रॉम द वर्क ड्यू टू द इंजरी। राम एक सैलून में काम करता है और वो टेम्परेरी एब्सेंट हो चुका है ड्यू टू द इंजरी या फिर इलनेस। तो क्या राम अब वहां का ऑनर नहीं है? आंसर आप कैसे लिखोगे, पहले आप बताओगे कि ये बात सही है या गलत है। तो आप इस बात से एग्री नहीं करते हो, नो, राम वहां का आज भी एम्प्लॉय रहेगा। यस, ही वाज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि अगर आप टेम्परेरी कहीं से छुट्टी लेते हो, छोटे समय के लिए, टेम्परेरी फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए छुट्टी लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो एम्प्लॉयमेंट अब नहीं रहा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी परमानेंटली छुट्टी कहीं से लेते हो तो अब वहां के वर्कर नहीं रहोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लिबर्टी इंडिकेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड इट्स इंपॉर्टेंट।
कि लिबर्टी इंडिकेटर से क्या क्या बेनिफिट्स हुए और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिबर्टी इंडिकेटर को समझते हैं। लिबर्टी इंडिकेटर मतलब होता है जहाँ पे डेमोग्राफिक मतलब पब्लिक को साथ लेके चला जाता है। सोशल और पॉलिटिक्स दोनों साथ होती है। सोशल का मतलब पब्लिक, पॉलिटिक्स का मतलब गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है पब्लिक से पूछ के, राय लेती है, पोल सपाट करती है कि भाई 100 लोग खड़े हैं, 100 लोगों से पूछा जाता है मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, क्या ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का साथ देती है कौन? पब्लिक देती है। अगर मेजोरिटी ऑफ बेसिस लोगों को लगता है कि हाँ ये बात सही है तो गवर्नमेंट इसे फॉलो करती है, अदरवाइज नहीं करती। तो इसके होने ना होने से क्या फायदा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन राइट, जितने भी राइट्स बनते हैं इसके बेस पे वो गवर्नमेंट के सपोर्टिव बनते हैं ताकि पब्लिक को उसका वेलफेयर हो सके। सेकंड, पीपल हेल्प टू कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इससे क्या होता है कि पीपल चाहते और ना चाहते हुए भी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का एक पार्ट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी डिसीजन मेकिंग लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं दोनों के बेस पे लिए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी का मतलब होता है आपका अपना अधिकार, इंडिकेटर मतलब होता है साइन देना, मतलब इशारा देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन टू सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑप्टेड बाय द इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर देयर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट पाथ। कोई दो स्ट्रेटजीज जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों फॉलो करते हैं। पहली, डिपेंड ऑन द पब्लिक सेक्टर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहली ये है कि दोनों के दोनों डिपेंड होते हैं पब्लिक सेक्टर पे। पब्लिक सेक्टर क्या होती है? गवर्नमेंट का सेक्टर होता है। दोनों के दोनों चाहते हैं कि उनका गवर्नमेंट का सेक्टर इंप्रूव करे, और रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा, दोनों का ही नहीं हो रहा। सेकंड है मिक्स्ड इकोनॉमी। दोनों के दोनों चाहते हैं कि उसकी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो ग्रो करे, या उनके दोनों के दोनों कंट्रीज पूरी तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी होता है यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं और एंगेज होते हैं और ग्रो करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ श्योरली ट्रिकली डाउन टू द पीपल अंडर द एब्सोल्युटली पुअर कैटेगरी। ये कह रहे हैं जैसे जैसे हमारी देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्या उसके ग्रो करने से देश में गरीबी बढ़ रही है? हाँ जी, बढ़ भी सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि 100% राइट है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसके बेस पर हो सकता है। इकोनॉमी का ग्रो करना, इसका मतलब देश एडवांस होता है, देश की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। तो पहला, आई डिफेंड दिस स्टेटमेंट। मैं स्टेटमेंट को डिफेंड करता हूँ, मतलब मैं स्टेटमेंट के साथ हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट पे आए या एग्रीमेंट हो या फिर वैलिड पूछा जाए आपसे, तो आपको आंसर देना है यस आई डिफेंड या फिर आई रिफ्यूट, मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। अगर आंसर उसके बेस पे हुआ तो यहाँ पे हम क्या है? हम इसके डिफेंड में हैं। हाँ जी, बिल्कुल है। डिफेंड में कैसे हैं? पहला, जीडीपी ग्रो इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। जीडीपी का ग्रो करना अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितने ज्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होंगे तो पर पर्सन की इनकम बढ़ेगी, और पर पर्सन की इनकम बढ़ेगी तो गरीबी कम होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सेकंड, पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा कंट्रोल होगी उतना ज्यादा देश ग्रो करेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है सबको एक साथ लेकर ग्रो कर पाना मुश्किल होता है। थर्ड, स्टेबिलिटी इन द प्राइस। प्राइस में स्टेबिलिटी लाना, मतलब प्राइस महंगा ना हो, इन्फ्लेशन ना आए, महंगाई चले लेकिन इतना चले कि भाई स्टेबिलिटी रहे, कोई भी एक आम इंसान उसे इजीली खरीद पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव बर्थ टू इनोवेशंस, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। ये जो ह्यूमन कैपिटल है, क्या ये इन चीजों को इंप्रूव कर पाता है? टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को, इंटरवेंशन को, इन्वेंशंस को, नए स्किल्स को? हाँ जी, कर पाता है। ह्यूमन कैपिटल का पहले मतलब समझते हैं क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है एक ह्यूमन बीइंग पे पैसा खर्च करना जो आने वाले समय में आपको रिटर्न देगा। जैसे हम सब की फैमिलीज ने हमारी एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं ताकि हम आने वाले समय में उसे पैसा कमा के दे सके। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं जिसके बेस पर हमारा ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव हो सकता है। पहला, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे खर्चा किया जाए। एजुकेशन हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देता है। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम कुछ भी चीज ठीक से नहीं कर पाएंगे, मेंटली और फिजिकली हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। काम किया जाए ट्रेनिंग पे। जब आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ये काम इस तरीके से करना है। अगर वो ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो ह्यूमन कैपिटल आप नहीं बन पाओगे उस जॉब के लिए, और ना उस कंट्री के लिए, और ना खुद के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। एक डाटा है, इस डाटा को आपको समझना है। तो चलिए मैं रीड करता हूँ। कंपेयर एंड एनालाइज द डाटा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। यहाँ पे एक डाटा दे रखा है 2015 का दे रखा है, और दूसरे में आपको दे रखा है जेंडर रेशियो जो कि मेल के कंपेयर पे है। इंडिया और चाइना। इंडिया का जो पॉपुलेशन बेस्ड है वो 1.2% है, चाइना का है 0.5%। वहीं जेंडर रेशियो दे रखा है पर 1000 ऑफ मेल। इंडिया का दे रखा है 9 to 9 और चाइना का दे रखा है 941। तो
तो सबसे पहले आपको आंसर 3 तरीके में देना है, फैक्ट, रीजन और इम्पैक्ट। तो सबसे पहले हमें फैक्ट बताने हैं दोनों के। फैक्ट ये बोलता है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर रही है कंपेयर टू चाइना। चाइना की पॉपुलेशन करी है 0.5, इंडिया की करी है 1.4। अब हमें जेंडर बेसिस पे देना है कि इंडिया में जो फीमेल्स हैं उनका बर्थ कम होता है 1000 के कंपेयर में, कि अगर 1000 मेल हैं तो इंडिया में जो फीमेल है 929 है, वहीं चाइना में 1000 अगर मेल हैं तो 941 वहाँ पे फीमेल्स है। पहला हो गया फैक्ट। दूसरा रीजन ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे वन बर्थ पॉलिसी को फॉलो किया जाता है, और वहाँ पे फीमेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो फीमेल्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी मेल्स को देते हैं। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे फीमेल्स की नीड होगी और मेल उस काम को नहीं कर सकेंगे तो वहाँ पे हमारा देश पिछड़ जाएगा, जिसकी वजह से चाइना की जो जीडीपी है वो आने वाले समय में ग्रो करेगी और आज भी ग्रो कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। स्टेट द नेम ऑफ 6th इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM अंडर आयुष स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे कौन से इंडियन सिस्टम है जो आयुष प्रोवाइड कराता है, जो ये बोलता है कि उसके बेस पे किसी एक इंसान को ठीक किया जा सकता है? तो 6 ऐसे तरीके हैं। पहला है आयुर्वेदा, दूसरा है होम्योपैथी, तीसरा है न्यूरोपैथी, योगा, यूनानी और सिद्धा। ये 6 ऐसे तरीके हैं जिसके बेस पे अगर इंसान अपना इलाज कराना चाहे तो इन 6 तरीके से करा सकता है। Then next question, discuss briefly the rationale behind choosing the self-reliance as a planning objective for the India economy। पहले हम समझते हैं कि सेल्फ रिलायंस है क्या और फिर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि इंडिया सेल्फ रिलायंस के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो रहा है और आने वाले समय की प्लानिंग भी सेल्फ रिलायंस के बेस पे क्यों कर रहा है। तो सेल्फ रिलायंस क्या होता है? सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है खुद के ऊपर डिपेंडेंट, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना। मतलब खुद का प्रोडक्शन करेंगे, खुद एक्सपोर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम इंपोर्ट करें और अपने देश को ग्रो करेंगे। सेल्फ रिलायंस का मतलब सेल्फ, खुद, रिलायंस मतलब भरोसा। ठीक है, इससे इम्पैक्ट क्या होगा? प्रमोट होगी इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी और आने वाले समय में भी इसे तेजी से भी ग्रो कर सकती है। सेकंड, रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। हम फॉरेन डिपेंडेंस के ऊपर नहीं रहेंगे, हम खुद के ऊपर डिपेंडेंस रहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया इज ऑफन कॉल्ड द आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। डिस्कस द प्राइम रीजन फॉर दिस नेम गिवन टू द इंडिया। इंडिया सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग क्यों है और हर कंट्री इंडिया को ही अपना आउटसोर्सिंग क्यों मानती है? सबसे पहले हम समझते हैं आउटसोर्सिंग है क्या। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब कोई बाहर की कंपनी अपने देश की एम्प्लॉय को सेलेक्ट नहीं करती, किसी अदर देश की एम्प्लॉय को सेलेक्ट करती है, हायर करती है, उन्हें वर्कर बनाती है, उनसे काम कराती है, उन्हें सैलरी देती है, इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। जैसे MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, इंडिया में अपना कंपनी की सेटअप करती है और यहाँ के एम्प्लॉयज को हायर करती है। तो ऐसा क्यों है? इंडिया सबसे ज्यादा क्यों है? तो पहला आंसर चीप लेबर। यहाँ पे जो लेबर होते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं। हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है सैलरी की वो बहुत ज्यादा नहीं होती, लाखों करोड़ों में नहीं होती। हम 20, 30, 25, 40, 50, 60 हज़ार में भी काम कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। सेकंड, हमारे यहाँ पे जो मैन पावर है वो बड़ी स्किल्ड है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है हमें जॉब करनी है और हमें उसी तरीके से हमें डेवलप किया जाता है। थर्ड, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, लो टैक्सेस एंड मोर सब्सिडीज। यहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो इसी तरीके से बनाई गई हैं ताकि सपोर्ट किया जा सके MNCs को, आउटसोर्सिंग को सपोर्ट किया जा सके कि बाहर की कंपनी आए, यहाँ पे सेटअप हो जाए और इसी के बेस पे इनकम को जनरेट कर पाए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन हाउ द नॉन फार्म एक्टिविटी कैन लीड टू राइज इन द इनकम ऑफ द पीपल इन द रूरल एरिया। कि नॉन फार्म एक्टिविटीज के होने के चलते जो हमारी रूरल पब्लिक है उसको बेनिफिट कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉन फार्म एक्टिविटी क्या होती है। 2 तरह की फार्मिंग एक्टिविटी होती है, एक होती है फार्मिंग एक्टिविटी, एक होती है नॉन फार्म एक्टिविटी। फार्मिंग एक्टिविटी होती है जो एग्रीकल्चर की खेती करके, गेहूं उगा के, बीज डाल के आपको खेती के थ्रू पैसा कमाया जाता है, उसे बोलते हैं फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बोले जाते हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट, जैसे माइनिंग, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लगा देना, जैसे कपड़े की सिलाई, इसे बोलते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। तो इसके होने से रूरल एरिया में क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो नॉन फार्म की एक्टिविटी के होकर रूरल बेस्ड पे उसे ग्रो किया जा सके। तो पहला है यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जानवरों को पालो, या तो उनका दूध बेचो या फिर उन्हें बेचो और उनसे पैसा कमाओ। दूसरा हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर होता है जहाँ पे फ्रूट्स उगाए जाते हैं, जहाँ पे फोकस किया जाता है फ्रूट्स पे। देन थर्ड आते हैं यहाँ पे फिशेस, जहाँ पे मछलियों को बाजार लगता है, मछलियों को बेचा जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें निकाल के उनको सुखाया जाता है और देन उनको मार के उन्हें बेचा जाता है सही दाम पे। ये भी एक तरीके का सोर्स ऑफ इनकम है जो कि रूरल एरिया के बेस पे लोगों की इनकम को बढ़ा सकता है। ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे फिशेस को बेच के मारा जाता है? बहुत सारे मार्केट है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र में ज्यादा होता है, हमारे यूपी में थोड़ा सा ये कम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सम इकोनॉमिक्स बिलीव दैट,
कुछ इकोनॉमिक बिलीव करते हैं द इकोनॉमी रिफॉर्म हैव एडवर्स इफेक्टेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, डू यू एग्री। ये बोल रहे हैं कि कुछ इकोनॉमिक बोलते हैं कि जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म आया है तब से एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। सवाल ये कि इकोनॉमिक रिफॉर्म है क्या। ये भी 3 प्रकार से है, एक है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन पे लिबरल किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति आके अपना कोई भी काम शुरू कर सकता है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में कहा जाता है कि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं वो प्राइवेट में शिफ्ट हो गई हैं, ओके। देन आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स ग्लोबली आप बिना रिस्ट्रिक्शन के कर सकते हो। क्या इसके होने से एग्रीकल्चर सेक्टर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है? यस, बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि इन तीनों सेक्टर का फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर पे है और सर्विस सेक्टर पे है, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर पे नहीं है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं? पहला, रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जितनी भी गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो बिक चुके हैं, कहाँ कन्वर्ट हो गए हैं? प्राइवेट में। रिमूव सब्सिडीज, सब्सिडीज हटा दी गई है, जो पहले फार्मर्स को दी जाती थी वो सब्सिडीज खत्म कर दी गई है। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी, जितनी भी इम्पोर्ट ड्यूटी हम देते थे वो कम कर दी गई है। फोर्थ, शिफ्ट टूवर्ड्स द कैश क्रॉप। ओके, कैश क्रॉप क्या होता है? 2 तरह के क्रॉप्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल क्रॉप, एक होता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जो आप ऑलरेडी किसी और के लिए उगाते हैं, आप उसे खुद यूज नहीं कर सकते, आपने ऑलरेडी डील कर रखा होता है किसी और एक्सपोर्टर के लिए, उसे बोलते हैं कैश क्रॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 मेजर स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर फ्रंट अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। 1991 में जो हमारे देश ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से फाइनेंशियल सेक्टर पे बदलाव किए थे? पहले समझते हैं फाइनेंशियल सेक्टर है क्या। फाइनेंशियल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पैसों का सेक्टर होता है, जैसे कमर्शियल बैंक, जैसे LIC, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सारे क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर हैं। इन फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1991 में, तो क्या क्या बदलाव लेके आए थे? तो पहला बदलाव जो लेके आए थे वो ये लेके आए थे कि RBI सारे फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करेगा। RBI रेगुलेटेड द फाइनेंशियल सेक्टर। सेकंड आया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द बैंक 50%, कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है हमारे बैंक्स में या उनके बैंक के थ्रू, तो वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, सिर्फ 50% होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस एनी 2 साइलेंट फीचर ऑफ इंडिया प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं कि देश आजाद होने से पहले हमारा जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है वो कैसा था, और आप उसे कंपेयर करो आज के टाइम से। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर 3 प्रकार से है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर का, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री का, और टेरिटरी सेक्टर सर्विस सेक्टर का, ठीक है। तो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में वेटेज ज़्यादा थी, पहले 70% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे एंगेज थे, लेकिन आज के टाइम पे 70% नहीं रह गए, ये लगभग 40 से 50% के बीच रह चुके हैं। पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बना करती थी, लेकिन आज हैंडीक्राफ्ट चीज़ें ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पे लोग शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन आज फुल्ली तरीके से लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे बेस्ड हो चुकी है। आज दोनों का बेस 50-50% चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली द रेशनल बिहाइंड इक्विटी विद द ग्रोथ एज प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया। इक्विटी विद द ग्रोथ, इक्विटी का मतलब इक्वली विद द ग्रोथ, कि देश की हर जनता इक्वली ग्रो करे। ऐसा ना हो कि कोई एक सेक्टर पीछे रह जाए, दूसरा सेक्टर ग्रो करे, तीसरा भी पीछे रह जाए, या फिर तीनों पीछे रह जाए, या वो 2 आगे निकल जाए, 1 पीछे रह जाए, ऐसा ना हो, तीनों एक साथ ग्रो करें। तो उसके बेस पे क्या होना चाहिए, उसके बेस पे कैसे कर सकते हैं जो तीनों सेक्टर आगे ग्रो करे या पब्लिक हर व्यक्ति आगे ग्रो करे। तो पहला है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव किया जाए, उन्हें तरीके बताए जाए कि आप ऐसे इंप्रूव कैसे कर सकते हो। सेकंड, रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। जो इनकम अमीर लोगों के पास ज़्यादा है, गरीब लोगों के पास कम है, वो बैलेंस करने के तरीके ढूंढे जाए। थर्ड, रिड्यूस रीजनल और स्टेट इक्वलिटी। जो रीजनल और स्टेट के बीच में भेदभाव बना रखा है, वो भेदभाव खत्म किया जाए। अगर ये चीज़ें हो गई तो इक्विटी विद द ग्रोथ हमारे देश में ग्रो हो सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। ह्यूमन कैपिटल हमारे देश को ग्रो कैसे कर सकता है, या हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। पहला पॉइंट, कि वो आपके फिजिकल कैपिटल को इंप्रूव कर सकता है। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल होता है मशीनरी। अगर कोई बंदा ह्यूमन कैपिटल है, मतलब स्किल्ड है, मतलब नॉलेजेबल है, मतलब उसको टेक्निक आती है, तो वो मशीनरी को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। आपकी मशीनरी सही हाथों में रहेगी, खराब नहीं होगी। सेकंड, इनोवेशन स्किल्स। उसके पास इनोवेटिव आइडियाज होंगे, इनोवेटिव स्किल्स होंगे, नए नए तरीके होंगे किसी चीज को करने के। थर्ड, हायर पार्टिसिपेशन रेट एंड इक्वलिटी। अगर हर व्यक्ति ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेट करेगा,
फॉलो करेगा, अपनी स्किल को बढ़ाएगा, तो वो पार्टिसिपेट करेगा नई नई चीज़ों पे, पीछे नहीं रहेगा, डरेगा नहीं। हम लोग डरते कम है जब हमें चीज़ें आती नहीं है। फोर्थ, इंक्रीज इन आउटपुट लेवल। जब हर बंदा स्किल्ड होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, तरीके आते होंगे, नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, तो देश का जो आउटपुट लेवल है, गुड्स बनाने की टेक्निक है, वो भी तेजी से बढ़ेगी, और वो तेजी से बढ़ेगी तो हमारे जीडीपी में भी इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव शो डेक्टोमी विद द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये बोल रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के आने से क्या एम्प्लॉयमेंट में इफेक्ट पड़ा है। डेक्टोमी, यहाँ पे एक वर्ड है डेक्टोमी। डेक्टोमी का मतलब होता है जहाँ पे दो चीजें एक दूसरे से अपोजिट होती हैं, कि मॉडर्नाइजेशन अगर बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट देश का कम हो रहा है, ऐसा होता है। यस, बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आता है, पहला पॉइंट। क्योंकि जब भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपका काम आसान करती है। फॉर एग्जांपल, मोबाइल में भी कोई एप्लीकेशन आता है तो वो एप्लीकेशन हम लोगों का काम आसान कर देता है। और जब भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो देश का एम्प्लॉयमेंट कम होता है, क्योंकि वो 10 लोगों का काम अकेला कर लेता है। सेकंड, इंक्रीज गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री एंड इंप्रूव द जीडीपी। गुड्स एंड सर्विसेज अब ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेंगी, क्योंकि मशीनरी काम तेजी से करती है कंपेयर टू एक ह्यूमन बीइंग से। देन थर्ड, फार्मर न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स। फार्मर भी अब न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने लगे हैं, न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स को अडॉप्ट करने लगे हैं। जो फार्मर पहले 1 हफ्ते में खेती किया करते थे, 6 महीने में करते थे, साल भर में करते थे, आज वो आधे समय में उस काम को कर रहे हैं और तेजी से ग्रो कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। कोई भी 2 ऐसे मोटिव बताओ जिनके थ्रू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो करा था ब्रिटिशर्स ने, उससे हमारे देश पे इम्पैक्ट पड़ा है। पहले हम समझते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था क्या। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये था कि जो हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता था, हैंडीक्राफ्ट चीजें चलती थी, वो अब खत्म करके कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री को अडॉप्ट करवाया था हमसे। इसके 2 इम्पैक्ट क्या क्या पड़े थे। पहला इम्पैक्ट ये था कि हमारे देश का जितना भी रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटिश में या ब्रिटेन में, और जब वो रॉ मटेरियल वहां पहुंचता था, फॉर एग्जाम्पल हमारा कपड़ा वहां पहुंचा, कपड़े से वहां पे शर्ट बनाई गई और उसका ही एक्सपोर्ट 50% एक्सपोर्ट इंडिया में किया जाता था। सेकंड पॉइंट था इंपोर्ट्स, उसका यहाँ किया जाता था और ब्रिटेन से एक्सपोर्ट किया जाता था हमारे फिनिश गुड्स का, बनी बनाई चीजों का। तो 2 चीजें हैं, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था और फिनिश गुड्स इंपोर्ट होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन, डिस्कस द रोल प्लेड बाय द हॉर्टिकल्चर इन द डायरेक्शन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। कि हॉर्टिकल्चर के आने से आपका जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें क्या इंपैक्ट पड़ा। सबसे पहले समझते हैं हॉर्टिकल्चर है क्या। हॉर्टिकल्चर वो कल्चर होता है जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगाए जाते हैं। नॉर्मली जो हमारी फार्मिंग होती है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, वीट, राइस, गेहूं की फार्मिंग होती है, लेकिन हॉर्टिकल्चर से थोड़ा सा अलग है। इसके आने से रूरल डेवलपमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ा। तो पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। हमें पता चला कि फूड और न्यूट्रिशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फ्रूट्स में अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, वेजिटेबल में न्यूट्रिशन होता है। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, पता चला कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर की बहुत बड़ी मार्केट है, तो बहुत सारे लोग इसके साथ एंगेज हुए, इसके साथ वर्क करना शुरू हुआ, तो लोगों का क्या हुआ, रोजगार बढ़ा। जब रोजगार बढ़ा तो थर्ड पॉइंट आता है इंक्रीज इन द इनकम। तो पर पर्सन की इनकम भी यहाँ पे बढ़नी शुरू हो गई। जो लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग में थे या वहाँ ग्रो नहीं कर पा रहे थे, तो वो कन्वर्ट हो गए हॉर्टिकल्चर में, उन्होंने हॉर्टिकल्चर को ही अब अपना लिया। थर्ड, ब्रेक इन डेट ट्रैप। डेट ट्रैप होता है उधार। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर एक सस्ता है जहाँ पे लागत कम आती है और रिटर्न ज्यादा होते हैं। हम डेट ट्रैप मतलब उधारी में कब फंसते हैं, जब आपका खर्चा ज्यादा होता है और आपका रिटर्न कम होता है। तो हॉर्टिकल्चर ने इसे उल्टा कर दिया, आपकी लागत कम हुई और आपका रिटर्न ज्यादा कर दिया। तो इसलिए जो आपका डेट ट्रैप है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, उधारी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद 5 रेवोल्यूशन होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हमें क्या करता है, ग्रीन रेवोल्यूशन हमें बताता है कि जितनी भी आपकी ग्रीन है, हरियाली है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग है, वो इंप्रूव करी जाए न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। सेकंड आता है गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन आपको ये बताता है कि जितनी भी आपकी गोल्डन, नाम पे देखो गोल्डन कैसा होता है, हनी, जितनी भी आपकी हनी है या फिर आपके फ्रूट्स हैं उसकी इंक्रीमेंट पे फोकस किया जाए, क्योंकि फ्रूट्स और हनी की भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, वो आपकी हेल्थ को बेटर करती है। इसलिए आने वाले समय में आप देख सकते हैं कितनी सारी कंपनी है, डाबर हो गया, पतंजलि हो गया, जो हनी पे काम करती हैं। उसके बाद आता है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन नाम से पता चल रहा है, व्हाइट का फोकस होता है मिल्क पे, जो प्योरिटी ऑफ मिल्क है, क्योंकि मिल्क एक आहार पूरक है जो हमारे भोजन का काम करता है। तो वीट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। अमूल हो गया, पराग हो गया, मदर डेयरी हो गया, बहुत सारे। फोर्थ है
ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन करता है ब्लैक मतलब पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की इंक्रीमेंट करता है। देन लास्ट आता है फिफ्थ सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर मतलब जो ना तो पूरी तरीके से व्हाइट है ना पूरी तरीके से ब्लैक है, वो थोड़ा ग्रेइश है। तो आप देखो एग एंड पोएट्री फार्मिंग आर रिलेटेड टू द सिल्वर रेवोल्यूशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इंडिया। क्या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉमन फैक्टर है हमारे देश में, हमारे रूरल एरिया में? हाँ जी। पहले हम समझते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहां पे 3 लोगों के काम करने की नीड है लेकिन वहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वो जो 2 लोग हैं ना वो फालतू के, 3 लोगों को काम करना था लेकिन 2 लोग फालतू के काम कर रहे हैं, तो वो जो 2 लोग हैं वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे चाहकर भी, क्योंकि काम 3 लोगों का ही था, अननेसेसरी 2 लोग इंक्लूड थे, उसे बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। कि रूरल बैंकिंग के आने से आपके रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया में क्या क्या इवोल्यूशन आए, क्या क्या बदलाव आए या क्या क्या इम्पैक्ट पड़े। तो सबसे पहले समझते हैं रूरल बैंकिंग है क्या। रूरल बैंकिंग वो बैंकिंग है जो गांव में फैसिलिटेट किया गया है वहाँ की ट्रांजेक्शन, पैसे का लेन देन करने के लिए। किसी को अगर उधार चाहिए, चाहे वो फार्मर हो या फिर वो नॉन फार्मिंग से रिलेटेड हो, उसे वो उधार मिलेगा। और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंचाया है आपके फार्मिंग सेक्टर में भी और नॉन फार्मिंग सेक्टर में भी। लेकिन दिक्कत क्या है? पहला पॉइंट ये है कि वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट कंट्री में बहुत हाई है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है जिसको रूरल बैंकिंग फुलफिल नहीं कर पा रहा है, सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही। उधार लेने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, सप्लाई करने वाला बैंक कम है। सेकंड, लेस अटेंशन ऑन नीडी पीपल, मतलब जो लेस अटेंशन दी जा रही है नीडी पीपल के लिए, मतलब किसी फार्मर को अगर ज्यादा पैसे की नीड है तो उसे अटेंशन कम दी जा रही है, उसको फोकस नहीं किया जा रहा। उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स को जब लोन दिया जाता है तो वो डेट ट्रैप करवा देते हैं पैसा, या फिर बेड डेप्ट में कन्वर्ट करवा देते, वो पैसे रिटर्न नहीं करवाते। इसकी वजह से जो आरबीआई बैंक है या जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है वो उसको कंट्रोल रखता है और देखता है कि भाई अननेसेसरी किसी को पैसा ना चला जाए, जो कि पैसा वापसी ना आ पाए। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है? लैंड सीलिंग प्रमोट इक्विटी, द गिवन स्टेटमेंट विद अ वैलिड एक्सप्लेनेशन। कि लैंड सीलिंग प्रमोट करता है इक्विटी को। पहले समझते हैं कि लैंड सीलिंग है क्या। लैंड सीलिंग का मतलब होता है अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जमींदार, कोई भी ऑनर ऑफ द लैंड के पास अगर ज्यादा जमीन है जिसके जो उसके लिए यूजेबल नहीं है तो वो उसको सील्ड कर दे गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब उतना हिस्सा जो उसका यूजेबल नहीं है वो उस व्यक्ति को दे दे जिसको जरूरत है, उसे बोलते हैं लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग तो क्या ये इक्विटी को प्रमोट कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे? यस, वी आर एग्री विद दैट स्टेटमेंट। लैंड सीलिंग प्रमोट द इक्विटी, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा जमीन है वो आप या तो गवर्नमेंट को दोगे या फिर लैंडलेस फार्मर को दोगे या फिर नीडेबल फार्मर को दोगे या स्मॉल स्केल फार्मर को दोगे, एमएनसीज को दोगे या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दोगे, उनको दोगे जिनको नीड है, जिसके बेस पे वहाँ पे बिजनेस हो सके या फिर कार्य हो सके। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मोनोपोली खत्म हो सके, ताकि ऐसे लोग कम रहें जिनके पास खाली जमीन हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर। ये बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कैसे आपके इंडियन एग्रीकल्चर में बदलाव लेके आया और कैसे इंपॉर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंट रोल उसने अपनाया। पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से पहले हमें समझना होगा लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम था क्या? वो 3 लोगों के बीच था, जमींदार, टेलर ऑफ द सॉइल, गवर्नमेंट। सिस्टम ये था कि ये 3 लोग हैं, जमींदार ऑनर रहेगा, टेलर ऑफ द सॉइल काम करेगा, गवर्नमेंट पैसा कमाएगी। अब जो न्यू सिस्टम आया लैंड रिफॉर्म सिस्टम या फिर इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म सिस्टम, वो ये बोलता है कि भाई 3 लोगों की नीड नहीं है, 2 लोगों की नीड है, तो एक को हटाया जाए। तो यहाँ पे एक वो व्यक्ति वो हटेगा जो अननेसेसरी है। अगर जमींदार है तो जमींदार को काम करके खुद ही उस जमीन का मालिक बनना पड़ेगा। अगर तेरी जमीन है तो तू किसी और को हायर नहीं कर सकता, तुझे उस पर काम करना पड़ेगा। तो क्या क्या उसमें चेंजेस आए? पहला चेंज लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग ये बोलता है, जो कि मैंने अभी समझाया था, जितनी भी एक्स्ट्रा लैंड है आपको या तो किसी को देनी है या तो गवर्नमेंट को देनी है जो आपके लिए अननेसेसरी है, आपको बेच देनी है, किराए पे देनी है। सेकंड, एवोल्यूशन ऑफ जमींदार सिस्टम। जो जमींदार का सिस्टम था वो एब्लॉइड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, जमींदार को हटा दिया गया। अब वही 2 लोग रहेंगे, एक तो काम करने वाला और दूसरी सरकार, टेलर ऑफ द सॉइल और गवर्नमेंट। थर्ड है कॉर्पोरेट फार्मिंग, मतलब फार्मिंग को कॉर्पोरेट की तरीके से किया गया, प्रॉफिट मेकिंग बनाया गया। प्रॉफिट मेकिंग कब होता है? जब आप इनपुट सस्ते में खरीदते हो और आउटपुट महंगे में बेचते हो, तो फार्मिंग को कॉर्पोरेट की तरीके से देखा गया। देन नेक्स्ट, इंडिया हैज अ पुअर स्टॉक ऑफ टेक्निक ऑफ मैन पावर। कि इंडिया के पास पुअर स्टॉक ऑफ टेक्निक ऑफ मैन पावर है? नहीं, ऐसा नहीं है।
वी रिफ्यूट दिस स्टेटमेंट, मतलब हम एग्री नहीं करते स्टेटमेंट से। इंडिया हैज अ लार्ज स्टॉक ऑफ मैन पावर, इंडिया के पास मैन पावर ही मैन पावर है, 132 करोड़ की हमारे पास पॉपुलेशन है, विद स्किल्ड लेबर विद चीप लेबर, स्किल्ड भी है और चीप भी है, क्योंकि हम फोकस करते हैं ह्यूमन कैपिटल पे। आज के टाइम पे हम फोकस करते हैं एजुकेशन पे, स्किल पे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्टॉक ऑफ मैन पावर इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम इन रूरल डेवलपमेंट, कि माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम के होने के क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम होता क्या है। माइक्रो का मतलब छोटा, क्रेडिट का मतलब उधार, प्रोग्राम का मतलब कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम एसोसिएट होते हैं कुछ लोगों के साथ। तो माइक्रो क्रेडिट मतलब कि छोटे समय के लिए अगर किसी को उधार दिया जा सके, वो भी किसे देना है, रूरल डेवलपमेंट मतलब गांव के एरिया में। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लोग एसोसिएट हो जाएंगे, लोगों को नॉलेज हो जाएगी लोन की, पैसे की, लेन देन की, पता लगेगा कि पैसे का लेन देन होता कैसे है, काम किया कैसे जाता है, ब्याज कैसे चुकाया जाता है, ये इन तरीके से लोगों को नॉलेज होगी। सस्टेनेबल एक्सेस टू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का उसे एक्सेस होगा, उनको नॉलेज होगी ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर पीपल, उन लोगों को भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उन लोगों को भी जो नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज टू फेल टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66 गिवन द वैलिड आर्गुमेंट। ये बोल रहे हैं कि 1964 और 66 में इंडिया ने एजुकेशन पे इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया एजुकेशन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। 1964 पर अगर आप चेक करोगे तो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन पे वो 6% है। इसका मतलब ये है कि अगर देश के पास 100 रुपए हैं तो 6 रुपए उन्होंने किसको दे दिए, एजुकेशन पे दे दिए। लेकिन आज के टाइम पे अगर इंडिया के पास 100 रुपए हैं तो वो 6 रुपए एजुकेशन पे नहीं दे रही, कम दे रही है, जिसकी वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो इम्प्रूव होना चाहिए क्वालिटी वाइज वो नहीं हो रहा, वो क्वांटिटी वाइज इम्प्रूव हो रहा है, एक्चुअल में क्वालिटी वाइज होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारी एम्प्लॉय हैं वो कैसे हो, स्किल्ड हो। देन लास्ट क्वेश्चन, राइट क्रिटिकल रिव्यू ऑफ NEP 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को पहले समझते हैं और क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। ये कह रहे हैं कि आपको रिव्यू देना है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई है। अब रिव्यू हमेशा दो प्रकार से होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव में जाने से पहले NEP को समझते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 चीजें थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन आपको लिबरल करता है, आप अपना प्रोडक्शन कितनी भी लिमिटेशन के बेस पे कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज करने में मदद करता है। प्राइवेटाइजेशन बताता है कि जितनी भी सरकारी कंपनी है अगर वो ग्रो नहीं करेगी तो उसको प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया जाएगा, डिसइन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ओके, इसके पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये है कि हमारी जो देश की जीडीपी है वो ग्रो कर रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रो करने लगा है। सेकंड, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो राइज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि हमने पूरी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि हमारा फोकस रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे और सर्विस सेक्टर पे। सेकंड, हमारा जो फोकस रहा है वो अर्बनाइजेशन पे रहा है, रूरल सेक्टर पे नहीं रहा है। मतलब गवर्नमेंट ने अर्बन सेक्टर पे फोकस कर दिया, रूरल सेक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। और थर्ड, हम एमएनसीज कंपनीज को अपने देश में ले आए, हमने खुद की कंपनी जनरेट करने में देरी कर दी, या फिर करी भी है तो कम करी है। एमएनसीज क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी, जहाँ पे विदेशी कंपनी जाके आपके देश में सेटअप हो जाती है। तो ये कुछ 35 क्वेश्चन थे। अगर ये 35 क्वेश्चन आपने ऑन द बेसिस कर लिए तो इस बात की गारंटी है कि आपका माइंड पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा और आप वहां पे आने वाले हर क्वेश्चन को, हर टैकल को इजीली डेवलप और इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ये गारंटीड है।